इसलिए काम क्या हुआ, उन्होंने कहा 13 आ गई है, 9 का चुनाव जीतने के लिए हमने 26-11 कराया था। मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। रॉ का पूर्व डायरेक्टर मेरे गुरु कर्नल आर एस सिंह साहब की किताब है, तथ्यों पे है, फैक्ट पे है, रेफरेंस के साथ है, लॉजिक के साथ है, कुछ उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकते आप लोग। उस किताब का नाम है नो द एंटी नेशनल्स। मैं उस वक्त उस पड़ोसी मुल्क के एक चैनल का इंडिया हेड था। आपको 2 बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि किस तरीके से प्लानिंग हुई थी और कैसे इंप्लीमेंट हो गई। और पूरा समाज ढोल पीट रहा है, इंटेलेक्चुअल जुगाली कर रहा है, टेलीविजनों पे बेमतलब की बहस चल रही है ताकि आप डाइवर्ट हो जाएं। 26-11 में भारत का जो सिक्योरिटी का एपरेटस होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसे कहते हैं गृह मंत्रालय, जो आंतरिक सुरक्षा को देखता है। उस आंतरिक सुरक्षा को देखने के लिए गृह मंत्री के बाद सबसे बड़ा अफसर होता है जिसको कहते हैं होम सेक्रेटरी, जो किसी भी आंतरिक आपदा के समय निर्णय लेता है, उसका निर्णय फाइनल होता है। तथ्यों पे जाइए, 6 महीने पहले प्लानिंग की गई थी आपके गृह मंत्री ने। आपके देश का गृह मंत्री 26-11 का मास्टरमाइंड था। एक प्लानिंग के तहत होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, आईबी के लोग और उस संस्थान के जितने भी ऐसे लोग थे जो भारत में किसी आपदा के समय, किसी संकट की घड़ी में, किसी इमरजेंसी में जितने फैसले लेने वाले लोग थे, उनका एक दल 24 नवंबर को इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। सीक्वेंस को ध्यान रखिए, सीक्वेंस को। 24 नवंबर को भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का जो वॉर रूम होता है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। और दूसरी चीज जिसका भारत में मैं खुद गवाह हूं, उसी समय 25 नवंबर को दिल्ली में एक महिलाओं का प्रेस क्लब है अशोक रोड पर। उस अशोक रोड में जो आज भी उनका विदेश मंत्री है, यह उस वक्त भी विदेश मंत्री था, जिसका नाम है शाह मोहम्मद कुरैशी, यह भी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। किसी को फुल प्रूफ पता ही ना चले। डेलीगेशन को 25 तारीख को भारत आना था, इसलिए आपने अपने हीरो को नहीं पहचाना और आपको लोगों ने उस हीरो को पहचानने नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते, किसी की तारीफ इतनी करिए कि वो अगर सुने ये बात तो उसको लगे राष्ट्र को मेरी चिंता है। ये नहीं करते हम। एक अफसर को भनक लगी, एक अफसर को कुछ लगा, उसने कहा मेरे परिवार में किसी की सीरियस हालत है, मुझे वापस जाना है। वो आनाकानी करते रहे। खुफिया डिपार्टमेंट के लोग जब भी विदेश में जाते हैं, किसी डेलीगेशन में जाते हैं, तो उनकी खुफिया आइडेंटिटी नहीं होती, उनकी डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी होती है। और उसी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ है, बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, उसे मरी कहते हैं, उस पहाड़ का नाम। इस्लामाबाद में जो लोग डेलीगेशन में बैठे हुए थे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था और उन्होंने कहा कि देखिए, आप पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान मेहमान नवाजी में बहुत अपने आप को बड़ा मानता है और आप सब लोग आए, हम चाहते हैं कि एक दिन इस डेलीगेशन की बातचीत के बाद आप मरी में चलिए, यानी 26 नवंबर को मरी जो पहाड़ के ऊपर है, वहां जाने के बाद आपके सारे जितने भी नेटवर्क हैं वो बंद हो जाते हैं। और हमारा डेलीगेशन उनकी मेहमान नवाजी के लिए उस हिल स्टेशन पे चला गया, शाम तक वहीं रहा। जिस वक्त ये हो रहा था दिल्ली में, मुंबई में,
जिस वक्त हमला हो रहा था, शाह मोहम्मद कुरैशी महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा हुआ उनसे गपशप कर रहा था। और क्योंकि हम उस पाकिस्तान मीडिया के लिए काम करते थे, इसलिए हमें जानना था कि क्या ये बोलना चाहते हैं। वहां वो बैठा हुआ था, किसी आदमी ने कान में आके कुछ कहा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो अपने हाई कमीशन वापस चले गए। उस वक्त की भारत सरकार ने स्पेशल प्लेन दिया और वो विदेश मंत्री भाग चला गया। सारे तार जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको 2009 का चुनाव जीतना था, इसलिए हिंदू टेरर थ्योरी को स्थापित करना था। इसलिए जो लड़का वहां से आया था, उसके हाथ में कलावा बांधने की राय आपके लोगों ने दी थी। वो तो तुकाराम का भला हो, उस महान आत्मा का भला हो। इसलिए मैंने कहा कि इस किस्म की जो घटनाएं घटती हैं वो चमत्कारिक होती हैं, लेकिन आपको चमत्कारों पे जिंदा समाज नहीं रहता है कि तुकाराम ने उसे जिंदा पकड़ा और 24 गोलियां उसने उसके सीने में उतार दी, लेकिन कसब को जिंदा पकड़ लिया। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू टेरर की थ्योरी स्थापित कर दी जाती। और अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था। आप सीक्वेंस को देखिए, जाके कल अपने यूट्यूब पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, इन डेट्स को चेक कर लीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं। फौरन एक 2 कौड़ी का आदमी जो किसी होटल में एक वेटर हुआ करता था, वो पत्रकार बन गया, और वो भी उर्दू का। उस आदमी ने एक किताब लिख दी और किताब का विमोचन हो रहा है। और उस विमोचन में कौन कौन शामिल है? महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, मौलाना मदनी, कृपा शंकर, और उस राइटर का नाम जानते हैं क्या था? अजीज बरनी। और किताब का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। यह किताब का टाइटल था। किताब लिख के तैयार थी, खट से छाप दी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन नैरेटिव को तत्काल लेके चलाना शुरू कर देते हैं, और बहस इधर होने की जगह आरएसएस पे चली गई है, तो आरएसएस का हाथ है इसमें। और साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनाव जीतना था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग चुनाव जीत गए, और 2014 से पहले वो ये समझ गए थे कि 26/11 ने 2009 का चुनाव जिताया है, 2013 का नहीं जिता पा रहे। इसलिए जाते जाते एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जो आपको सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। और आपसे बार बार कोई कहता है कि आप गुजरात बहुत जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरात वाले सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, इसलिए जाता हूं। अगर ये रोशनी मुझे गुजरात में नजर आती है तो मैं आपके गली गली गांव जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे यहां, हमारे समाज में कोई अपनी अच्छी चीज आसानी से देता नहीं किसी को, बड़ी मुश्किल से देते हैं हम। अगर पेन भी कोई आदमी मांग ले तो आदमी खड़ा रहता है, पता नहीं वापस करेगा कि नहीं करेगा। आप इतने महान लोग हैं, बहादुर लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं कि आपने तो 15 साल तक एक आदमी को डॉक्टर बनाया, उसे सर्जरी सिखाई। आपने कहा गुजरात की सर्जरी हो गई, अब तुम दिल्ली जाओ। आपने दे दिया। कोई देता है अपनी चीज? इसलिए मैं आपसे मानता हूं, आपसे बार बार कहता हूं, आपको यह बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बीमारी को अच्छाई से समझ गए हैं, और आप उस बीमारी का इलाज करने के लिए बार बार डॉक्टर बदलते हैं। पार्टी नहीं बदलते, आप डॉक्टर बदलते हैं। इसलिए देखा देखी, इसलिए दुनिया में आप ही मिसाल बनने जा रहे हैं कि जिस आदमी को आपने जिस काम के लिए 47 में भेजा था, वो कुछ उल्टे सीधे काम करने लगा। लिहाजा यह जिम्मेदारी आपकी है
क्योंकि आपके बदलाव का असर क्या हुआ, यह मैं बताता हूं।